के हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे मायावती की, जिन्होंने वो कर दिया है जो शायद खुद को अल्पसंख्यकों के रहनुमा कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी ना कर पाए। ये बात मैं कह रहा हूं निकाय चुनावों में 17 मेयर नगर निगम के 17 सीटों के टिकटों के संदर्भ में यूपी के निकाय चुनावों में 17 मेयर चुने जाने हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर 17 मेयर में से मायावती ने 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। तकरीबन 70%, 65% से ज्यादा उम्मीदवार मायावती ने मेयर के लिए मुस्लिम समुदाय से उतार दिए हैं। ये वाकई बहुत बड़ी तादाद है। 2017 में मायावती ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मेयर का टिकट दिया था और अगर इस साल की भी बात आप कर ले तो पिछले कई चुनावों से मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट पा रहे अखिलेश यादव ने निकाय चुनावों में मेयर के लिए 17 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यादव ओबीसी में उन्होंने कैसे इन टिकटों को बांटा है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मायावती ने 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। अखिलेश यादव ने 17 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। जाहिर तौर पर मायावती ने न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी अपना एक रोड मैप सामने रख दिया है कि वो अपने भागते हुए दलित वोट के साथ उस मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ बयानों में नहीं, अब तक हम कह रहे थे कि ट्वीट कर देती हैं मायावती, प्रेस रिलीज जारी कर देती हैं, बयान दे देती हैं, लेकिन टिकटों में जिस तरह से खजाना लुटाया है उन्होंने, उसके बाद तो लगता है कि मायावती ने बहुत ही गंभीरता से अपनी इस मुस्लिम पॉलिटिक्स को लिया है। तो इसका क्या प्रभाव होगा निकाय चुनावों पर और फिर आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स पर, और क्या मायावती अखिलेश यादव से उनकी वो मुस्लिम ताकत छीन लेंगी जिनके बल पर वो पिछले कई चुनावों से बीजेपी के मुकाबले यूपी के मुख्य विपक्षी दल बने हुए हैं? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर आज बात करने के लिए हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें शामिल है सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर खास तौर पर बारीक नजर रखते हैं। कबूल अहमद मेरे साथ हैं। कबूल अहमद आजतक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं। देश की राजनीतिक घटनाओं पर कबूल की पैनी निगाह रहती है, लगातार वो उस पर लिखते हैं और निकाय चुनावों का भी एक पोस्टमार्टम हम कबूल के साथ करने की कोशिश करेंगे अपने इन तमाम सवालों के जरिए। और लखनऊ में हमारे ब्यूरो चीफ एडिटर कुमार अभिषेक भी मेरे साथ मौजूद है। हम इन तमाम अमीश राय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सैयद कासिम साहब से। कासिम साहब, बिल्कुल बुनियादी सवाल है मेरा, 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार मेयर के लिए, क्या आपको भी इसकी उम्मीद थी या किसी को भी इसकी उम्मीद थी कि मायावती इस तरह से खजाना लुटा देगी मेयर उम्मीदवारों के लिए, मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए? और अगर अब जब मायावती ने यह कर ही दिया है तो इसका क्या असर होने वाला है? नीरज जी, बड़ा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बताऊं कि मेरा थोड़ा सा बीएसपी में जो इनर सर्किल है, ऊपर का सर्किल है, मेरे इसमें थोड़ी सी पैठ है। उसकी एक वजह, जो बुनियादी वजह ये थी कि बसपा से मुसलमान टिकट चाहता था, बसपा से मुसलमान टिकट मांग रहा था। मेयर की सीटों पे बहुत ज्यादा उनके यहाँ मारामारी की स्थिति थी और हर जगह उनको मुस्लिम बड़े आराम से मिल रहा था। मैंने एक बार शायद अपने शो में यही कहा था यूपी तक में कि नगर पालिकाओं में बहुजन समाज पार्टी को उम्मीदवार मिलने मुश्किल हो जाएंगे, और ऐसा कई जनपदों में हुआ है, जिसे आगे मैं आपको बताऊंगा। कई जिलों में बहुजन समाज पार्टी पूरे चेयरमैन के चुनाव नहीं लड़ा पा रही, उनके पास कैंडिडेट नहीं हुए, लेकिन मेयर में वो मुसलमानों का जो उनका टिकट बांटने का एक जो मामला रहा है, देखिए ऐसा है कि इसकी 2 वजह। एक तो ये है कि मायावती को आसानी से उम्मीदवार मिल गए, मजबूत उम्मीदवार, समीकरण भी बनता हुआ मिल गया, और दूसरी चीज ये रही कि उम्मीदवार भी चाहता था कि हम बहुजन समाज पार्टी से लड़े, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का वोट कम से कम 11 में से 7 से 8 मेयर सीटों पे बहुत अच्छी तादाद में है। तो आदमी ये सोचता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, और जबकि समाजवादी पार्टी के पास ऐसा वोट नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास यही मुस्लिम वोट है, वही चाहे अब वो खुद ले ले या किसी को दिलाने वाली स्थिति में रहती है। लेकिन ये 11 टिकट जो हैं, इसमें 4 टिकट का कोई मतलब नहीं है। जैसे लखनऊ टिकट का कोई मतलब नहीं है कि मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया गया, लखनऊ में मुस्लिम कैंडिडेट कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने उनको तोड़ा, जो पिछली बार सेकंड पे थी, एमआईएम से लड़ी थी, और वहां पर भी बसपा का कैंडिडेट जो है उसका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। इसी तरह मथुरा में जो राजा मोहतशिम है, वहां भी मुस्लिम कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है।
तो अब ये जो 3 टिकट है, ये बहुत ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है, तो इसको घटा के अगर बात की जाए तो 8 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। ये कहना कि मायावती ने खजाना खोल दिया, ये सच है कि मायावती विधानसभा में भी 100 के ऊपर टिकट दे चुकी हैं और देती रही हैं। मायावती के वो मतदाताओं पे कोई असर नहीं पड़ता इस तरह के टिकट बंटने का, चाहे ब्राह्मण दे दीजिए, मुसलमान दे दीजिए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका जो हिस्सा है 22.5% का, उसमें कोई मतलब उनकी भागीदारी का मामला नहीं बनता है। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये होती है टिकट देने में या दूसरी पार्टियों को, कि चूंकि उनको इन सीटों पे अगर टिकट देते हैं तो ये वहां यादव भी एडजस्ट हो सकता है, कुर्मी भी एडजस्ट हो सकता है, लोध भी एडजस्ट हो सकता है, पाल निषाद मौर्य भी एडजस्ट हो सकता है, जबकि वो लोग नाराज हो सकते हैं। बसपा का जो उनका मूल मतदाता है वो बल्कि उससे खुश होता है, और बड़ा आप अगर सोशल मीडिया के ट्रेंड देखेंगे और देखेंगे तो वहां पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर और समर्थक बड़ा खुश है कि उनकी नेता ने 11-11 मुस्लिम टिकट दे दिए। बड़ा मामला है, बड़ी उसमें तो एक ने किसी ने टिप्पणी भी की थी कि ये मेयर की लिस्ट है या हज यात्रियों की सूची, किसी ने ये कमेंट किया है, ट्विटर पर ट्रेंड किया है ये। तो ये भी सही है कि लोग इस पे आपत्ति भी कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं। 11 टिकट बहुत ज्यादा होता है, 17 में अगर 11 आप दे देंगे, 2 रिजर्व सीटें तो 13 हो गई, सिर्फ 4 सीटें बचती हैं, जिसमें से 3 पे ओबीसी दे दिया और 1 पे उन्होंने गोरखपुर में अग्रवाल दे दिया। तो संदेश तो बिल्कुल साफ है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल साफ है। 24 का संदेश साफ है कि 24 में मायावती जो है उनका जो प्लान है, प्लान बी नहीं बल्कि प्लान ए है, और ये जो आजमगढ़ से शुरू हुआ है ये रुक नहीं रहा है, सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आप देखिए 2 चीजें इसमें बड़ी अहम है। एक तो साजिद को अभी तक बीएसपी ने पार्टी से नहीं निकाला है, जो क्या कहते हैं वहां से बस्ती से राजकिशोर सिंह और डिप्पल सिंह को निकाल देती हैं, और जो अमन मणि के लड़के अनम मणि को पार्टी से निकाल देती हैं तत्काल प्रभाव से। वो साजिद की पत्नी जो है स्वार से चुनाव लड़ रही है, साजिद बीएसपी से नहीं निकाले गए। उसी तरह से आप देखिए कि अभी तक शाइस्ता को लेके बीएसपी में, अभी कल परसों में हुआ, शंकर आपके यूपी तक पे ही कह रहे थे कि उनके ऊपर कभी कोई चार्जशीट नहीं लगी है, कोई मामला नहीं हुआ, उनको भी नहीं निकाला गया है, क्योंकि फरार है, उनकी तलाश हो रही 50,000। तो वो एक मैसेज देना चाहती है और मैसेज देने में लगभग वो कामयाब है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरब में तो उनको उसका उतना फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन पश्चिम में मुझे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर आगरा, विशेषकर अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर की सीटों पे बहुजन समाज पार्टी इस टिकट वितरण से बड़ी लाभ की पोजीशन में है। नीरज जी। जी बिल्कुल। तो हम आगे और बात करेंगे कासिम साहब से कि किस तरह से हर सीट पर, कासिम साहब ने अभी थोड़ा सा सीट वाइज भी हमें बताने की कोशिश की, लेकिन पहले जैसा एक बुनियादी सवाल है हमारे इस कार्यक्रम का, मैं उस पर एक टिप्पणी अपने बाकी मेहमानों से भी लेता हूं। कबूल, आपको क्या लगता है कि 17 में से 11 टिकट, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है ना, अगर हम परसेप्शन की बात करते हैं बार बार पॉलिटिक्स में, तो 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर मायावती ने बड़ा मैसेज दे दिया है। तो क्या पहली बात निकाय चुनावों पर ये अपना असर दिखाएगा, और दूसरी बात कि क्या आगे 2024-2027 मायावती ने मुस्लिम वोट अपनी तरफ लाने का एक बड़ा रोड मैप खींच दिया है निकाय चुनावों के जरिए? देखिए नीरज भाई, मायावती के पास जो ये कदम है, वो कदम जो है मजबूरी में लिया गया फैसला है। दरअसल मायावती को सबसे आसान तरीका लग रहा है कि वो यही वोट बैंक है जिसके जरिए वो अपने खोए हुए सियासी आधार को दोबारा से पा सकती है। इसीलिए मायावती ने खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद से ही वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कोशिश करी। इससे पहले भी कई बार हम अगर देखें तो पिछले 3 चुनाव से तो मायावती 100 के ऊपर जो है मुस्लिम कैंडिडेट बनाती हैं, लेकिन नतीजे क्या रहते हैं वो सबके सामने है। 2012 का चुनाव देख लें, 2017 का देख लें, 2022 का देख लें। 2022 में भी मायावती ने 100 से ज्यादा मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नतीजे, दरअसल मायावती ने खजाना लुटाया नहीं बल्कि खजाना मुसलमानों का लूट लिया, ये भी कहा जा सकता है। जिस तरह के वो चीजें कर, मतलब जिस तरह के लोग आए हैं, जिस तरह के टिकट दिए, क्या कोई भी 11 कैंडिडेट जो है वो बसपा के कैडर से निकले हुए या बसपा की मुस्लिम जो है कैडर या लीडरशिप रही है उनको चुनाव में कैंडिडेट बनाया है? पहली बात। दूसरी बात है कि बसपा में मुसलमानों को टिकट लेना दूसरी पार्टी की तुलना में बहुत ज्यादा आसान दिखता है, और जिस चीज के लिए वो तमाम मायावती पे आरोप भी लगते रहते हैं, उस तरह से अगर देखा जाए तो और क्योंकि शहरों में मुसलमानों का वोट अच्छा खासा है और मुसलमान जो है उन चीनों के खासतौर से नगरीय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लड़ने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी से कोई टिकट मिलने की संभावना नहीं होती,
समाजवादी पार्टी से एक लिमिट में समाजवादी पार्टी दे सकती है। कांग्रेस इस स्थिति में है नहीं कि उससे लड़के चुनाव जीता जा सके। तो मुस्लिम नेताओं को भी आसान लगता है कि एक आसान बसपा है जिसके जरिए हम चुनाव लड़ सकते हैं। क्या बस मायावती ने जिन 11 सीटों पे कैंडिडेट उतारा है, अगर उनकी स्थितियों को हम देखेंगे, जहां हम आगे बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो चीजें साफ जाहिर हो जाएंगी। क्या वाकई मुसलमानों के नेतृत्व के जरिए वो एक लीडरशिप को खड़ा करना चाहती हैं? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। दरअसल मायावती मुस्लिम वोटों के जरिए अपने खोए हुए और अपने जो खिसके हुए दलित जनाधार है उसके विश्वास को दोबारा से हासिल करना चाहती हैं, और उसके लिए उन्हें सबसे आसान तरीका यह दिखता है कि वो मुस्लिम वोटों को साध सके। लेकिन इसका मैसेज एक तरफ तो ये जा रहा है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जा रहा है कि वो मुस्लिम वोटों के बिखराव को करने के लिए भी ये दांव चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मायावती के साथ जो स्थिति में खड़ी है मायावती, उस स्थिति में उनको इन दोनों आरोपों से सामना करना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में नीरज भाई देखें तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन कभी भी सफल नहीं रहा है। कई प्रयोग आज से नहीं, 1968 से लेके अब तक तमाम प्रयोग हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी भी ये प्रयोग सफल नहीं रहा है। उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना बता दें कि दोनों की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं या जो सोचने का नजरिया है, वो नजरिया ही कहीं ना कहीं मुसलमानों को दलितों के बीच में एक कॉम्बिनेशन नहीं बनने देता है। तो मुझे लगता है कि यही एक प्रयोग, मायावती भले ही प्रयोग करती रही हूं, इसीलिए आज तक कभी भी वो प्रयोग सफल। 2007 में उस वक्त बसपा की लहर थी, उस बसपा की लहर में तमाम चीजें बदली हैं, लेकिन उसको अगर हम केवल वो मान ले तो वो मुझे लगता है नहीं। अगर यही लहर है, यही आधार है, तो और क्यों नहीं सफल होता, चाहे 2012 का चुनाव हो, 17 का हो, 2022 का हो। तो मुझे लगता है ये नहीं। दूसरी चीज ये है कि मायावती ने जिन कैंडिडेटों को टिकट दिया है, कोई भी वो ऐसा नहीं है कि जो बसपा से निकले हुए कैडर के लोग हैं उनको टिकट दिया है। ये बस जरूर है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, थोड़ा सा राजनीतिक रूप से उनके अंदर वो है कि हम किसी न किसी तरह से लड़के हम मेयर बन जाएं। और बसपा का थोड़ा सा दलित वोट अभी भी इन तमाम कोशिशों के लगातार 4 चुनाव हारने के बावजूद भी थोड़ा बहुत आधार बचा हुआ है, और वो लगता है कि दलित वोट ही है जो सॉफ्ट आ सकता है और उसके जरिए जीत का आधार बन सकता है। लेकिन इस बार जो पिछली बार की स्थितियां थी, उस बार से इस बार की स्थितियां बहुत ही अलग हैं। पिछली बार एक मेयर अलीगढ़ में बनने में कामयाब थे मुस्लिम, और एक मुस्लिम वोटों के सहारे जीतने में मतलब बसपा सफल रही थी। एक सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत मामूली वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार की स्थितियां उससे अलग हैं। इस बार की स्थितियों में, आज की स्थितियों में जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसकी पहली पसंद है, और समाजवादी पार्टी के साथ वो मजबूती से खड़ा है। इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में भी अखिलेश यादव के साथ वो आंख मूंद कर विश्वास के साथ खड़ा है। मुझे लगता है यही चीज जो 2022 में मुझे दिखी थी, वही मुझे मेयर के चुनाव में भी स्थिति बनती दिख रही है। और खासतौर से मायावती ने जो एक बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उससे मुस्लिम वोटों में एक मुझे लगता है जो एकजुट होने की, और 2022 की तरह वो मुझे लगता है वो स्थितियां नहीं बनेगी। थोड़ी सी यहाँ पे मुस्लिम वोट में बिखराव भी हो सकता है, और जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। और बीजेपी का जो क्लीन स्वीप का सपना है 17 की 17 सीटों का, वो साकार होता दिख रहा है, और इस बात को लेके मुसलमानों के बीच में भी एक स्थिति बनी। जी बिल्कुल। तो कुमार अभिषेक साहब को, मैं कबूल अहमद को मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मायावती ने ये 17 लोगों को टिकट दिया है, उसके बाद बीजेपी खेमे में किस तरह की सुगबुगाहट है? क्या बीजेपी इसे अपने लिए फायदे का सौदा मान रही है कि भैया ये तो मुसलमानों में बिखराव हो जाएगा, या फिर बीजेपी को ये लगता है कि नहीं, अखिलेश यादव की तरफ ही रहेगा? बीजेपी का नजरिया, साथ ही साथ इसका पूरे निकाय चुनावों पर क्या असर होगा, मैं ये 2 बातें आपसे समझना चाहता हूं। देखिए नीरज, जैसे कि बातें कबूल भाई ने कही, कासिम जी ने कही, मैं उन दोनों से पूरी तरीके से सहमत। जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश मायावती कर रही हैं इस चुनाव के बहाने 2024 की तैयारियों को लेकर के, चाहे वो कासिम जी ने कहा हो या फिर कबूल भाई ने कहा हो, दोनों बातें बिल्कुल 100% मैं उससे डिटो करता हूं। मुझे लगता है कि बिल्कुल
सही बात उन्होंने कही है। देखिए, एक तो मायावती जो बिल्कुल ये अग्रेसिव मुस्लिम कार्ड खेल रही है, इसके पीछे मुझे जो भावना समझ में आती है, मायावती का हर प्रयोग कर चुकी है। जब ब्राह्मण और दलित का प्रयोग बिल्कुल सफल नहीं हुआ, तो उन्हें दो वोट बैंक ऐसे दिखते हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाते। एक तो उनका अपना दलित वोट, और एक वो मुस्लिम वोट जो बीजेपी को वोट नहीं करता। ये दोनों वोटों का कॉम्बिनेशन वो बनाना चाहते हैं। और एक प्रयोग उन्होंने गुड्डू जमाली को लेकर के आजमगढ़ में किया है, जिसका इशारा भी, जिसकी बात भी खुद कही थी अभी कासिम भाई ने। उन्हें जरूर ये लग रहा है कि अगर ये दोनों भी एक हो गए, अगर इन दोनों का एक साइजेबल चंक भी उन्हें मिल गया, और खास करके उन इलाकों में मिल गया जहां मुस्लिम बहुल है, तो उनकी जो स्थिति बहुत बद से बदतर इस वक्त बनी हुई है, वो कुछ बेहतर हो सकती है। जो हमारी समझ है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में ये चुनाव लड़ रही है। देखिए, बीजेपी इस वक्त, मैं कोल भाई से बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव तरीके से जो उसका चुनाव प्रचार है, उसको अगर आप अलग भी रख दें, तो माहौल इस कदर बना हुआ है कि बीजेपी स्वीप करने की स्थिति में है। और उसकी उसकी वजह भी है। एक तो ये शहरी चुनाव है, शहरी सीटों पर बीजेपी का प्रभाव पहले से है। उसके बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बीजेपी ने एक बहुत बड़ा माहौल बना रखा है, अगर आप उसको देखें तो बहुत कुछ, एक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरे हुए हैं पिछले 2 दिन से, तो हम उन्हें लगातार देख ही रहे हैं। उतरे हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं। तो वो बीजेपी को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज पहले से है। ऐसी स्थिति में मायावती की कोशिश मुझे दिखती है कि मायावती बीजेपी से जीते, इससे ज्यादा उनके लिए इस वक्त जो जरूरी है वो ये कि किस तरीके से वो जो विपक्ष का स्पेस है वो अपने पास ले आए। वो इस ताक में है कि अगर इस चुनाव में अगर ये उनका प्रयोग कुछ भी सफल हो जाता है, क्योंकि ये तय है कि बीजेपी मेजॉरिटी सीट जीत सकती है, ऐसी स्थिति में अगर ये दूसरे नंबर पर आ जाए, और उनकी उनकी गिनती भी शायद इसी वजह से है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सचमुच इस कॉम्बिनेशन ने अगर काम कर लिया, यानी कि मुसलमानों ने अपने कैंडिडेट को या बसपा को वोट कर दिया, तो बहुत डिसिसिव स्थिति में वो होंगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। कोमल भाई जो कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत मजबूती के साथ सपा से खड़ा है, तो ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो उसका जुड़ाव है कई दशकों का है, और इस वक्त वो सब कुछ होते हुए भी सपा को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक होती है स्ट्रेटेजिक वोटिंग, रणनीतिक एक वोटिंग होती है। मुसलमानों को वो भी समझ है कि अगर हम और दलित एक साथ वोट करते हैं तो बीजेपी को बहुत सारी जगहों पर वो हरा सकते हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मेरा मानना है कि बसपा इस बार जो अभी की उसकी स्ट्रेटजी है वो ये कि ये, अगर हम देखें तो 2024 के पहले का आखिरी चुनाव है ये, और एक तरीके से इसको बाद में सेमीफाइनल कहा जाएगा। अगर यहां पर वो गेन कर लेती है और अगर मुसलमानों को लुभा ले जाती है, अपने वोट दिला ले जाती है, तो वो बेहतर पोजीशन में होगी। उसे मालूम है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, लेकिन उसे ये लगता है कि शायद वो सपा पर भारी पड़ जाए अपनी इस कॉम्बिनेशन के जरिए। तो मुझे लगता है कि बीएसपी इस स्ट्रेटजी पर चल रही है कि वो अगर सपा के वोट को काट ले जाए, मुसलमानों के वोट में अगर वो ठीक ठाक सेंधमारी कर जाए, मुसलमानों के वोट को अपने साथ ले आए, कितना सफल होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन तब वो नंबर 2 की स्थिति में आ जाएगी, और तब इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है वो 2024 में उठाना चाहेगी। अगर ये कॉम्बिनेशन, अगर ये प्रयोग थोड़ा भी सफल होता है, तो बीएसपी इसे बड़े लेवल पर 2024 में खेलेगी। ये बात भी सही है कि दलित और मुस्लिम का प्रयोग कभी सफल नहीं हुआ, बातें हमेशा हुई हैं, और दलित मुस्लिम का प्रयोग इनफैक्ट विभाजन के बाद से ही कई पार्टियों ने शुरू भी किया, कहा भी, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसके कई वजह रहे हैं कि दोनों कभी एक साथ वैचारिक स्तर पर नहीं आए। लेकिन एक दौर था जब मुसलमान, दलित, अति पिछड़े एक साथ वोट करते थे, और मायावती को लगता है कि मिशनरी स्थिति में जब उनकी पार्टी थी, तब उन्होंने इस प्रयोग को कांशीराम ने ठीक ठाक दोहराया था। और अगर वो स्थिति थोड़ी भी बन जाए तो उनके लिए फेस सेविंग होगा, उनके लिए 2024 का एक लॉन्च पैड होगा। उनको लगता है कि 2024 में तब वो बेहतर स्थिति में होंगे, और अगर कोई कॉम्बिनेशन, और अगर कोई 2024 को लेकर के विपक्षी एकता की बात होती है और उनका ये कॉम्बिनेशन हिट होता है, तो उनके लिए बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा।
मेरा मानना इतना है कि ये मायावती के 24 के प्लान का हिस्सा है कि 2023 में इस चुनाव को इस प्रयोग के साथ लड़ो। और अगर ये प्रयोग आंशिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बेहतर स्थिति में आता है तो मायावती इसे दोहराएंगी और उनका बार्गेनिंग पावर 24 के लिए बढ़ेगा। नीरज जी, तो जैसा कुमार अभिषेक ये बता रहे थे कि कासिम सर मैं आपके पास बेसिकली 2024 को नज़र में रखकर वो कर रही हैं, और असली लड़ाई वो इस बात की लड़ रही हैं कि अगर कहीं दूसरा पोजीशन है तो वो उनको मिले इस निकाय चुनाव में, मेयर, खास करके मेयर के चुनाव में। कासिम सर मैं सवाल लूँ उससे पहले, चूंकि हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, यूट्यूब पर हमने एक पोल पूछा है अपने दर्शकों के लिए कि मेयर चुनाव में सबसे अधिक सीटें कौन जीतेगा। 3 ऑप्शन है, बसपा, सपा, भाजपा। तो हमारी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस पोल में हिस्सा ले, जिसका नतीजा जब कार्यक्रम खत्म होगा तो नीरज जी बताएंगे। कासिम सर मैं एकदम सीधे सवाल पर आता हूँ। 11 सीटों पर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है। अब लड़ाई बिल्कुल साफ हो चुकी है, सारे कैंडिडेट, सबके पत्ते ओपन हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 11 सीटों में बसपा को कितनी सीटों पर जीत मिलेगी मेयर चुनाव में, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि आपने अपने पहले के जो आपका संबोधन था उसमें आपने कुछ एक सीटों का जिक्र किया कि जैसे लखनऊ में रणनीतिक रूप से कमजोर पोजीशन में है बसपा, फिरोजाबाद। तो जरा सीट के हिसाब से हमें बताइए और अपना आकलन में बताइए कि आज आप बसपा को मेयर चुनाव में कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए अमीश भाई, कितनी सीटें मिलेंगी ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देखिए जो बात अभी कुल भाई कह रहे थे, मैं कुमार भाई की बातों से पूरी तरह से सहमत। कुमार भाई जो कह रहे थे बात वही होने जा रही है। कुल भाई बता रहे थे कि बसपा को वोट नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है। 12 में नहीं मिला और 17 में नहीं मिला विधानसभा में, लेकिन 17 में फौरन विधानसभा के बाद मेयर के चुनाव हुए और उन्होंने मेरठ और अलीगढ़ को जीत लिया सिर्फ मुस्लिम के भरोसे से, और दलित उनके साथ था। यही सिचुएशन आज भी है। मैं आपको बताऊं कि बसपा का जैसे लखनऊ है, जमानत जब्त होगी, मतलब लड़ना छोड़ दीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी लखनऊ कैंडिडेट की, यहाँ नहीं चलेगा। इसके अलावा कासिम सर इसी पर फिर एक मेरा दूसरा सवाल है कि अगर लखनऊ में जमानत जब्त हो जाएगी तो दूसरे जिलों में फिर बसपा को क्या चमत्कार हो जाएगा? मैं आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है ना कि वजह होती है कि जैसे मेरठ है, मेरठ में बसपा 3 बार मेयर का चुनाव जीत चुकी है। 1995 में जब पहली बार सीट बनी तब भी बसपा जीती, उसके बाद फिर बसपा जीती, उसके बाद भाजपा जीती, फिर बसपा जीती, फिर भाजपा जीती, फिर बसपा जीती। 3 बार जीत चुकी है। वहां गुर्जर वोट है 30,000 और जाटो वोट है 2 लाख। तो आदमी देखिए, मुस्लिम जैसे अभी कुमार भाई कह रहे थे ना कि एक स्ट्रेटेजिकल जो वोटिंग होती है वो भी एक बहुत अहम बिंदु है, बहुत अहम पॉइंट है। ऐसी सीटों पे जहां पर वो पहले ट्राई कर चुका है, सफल हो चुका है, वहां पर अखिलेश यादव के साथ या किसी के साथ जाने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। सेम कंडीशन जो सहारनपुर की पोजीशन है वही मेरठ की है। और मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी को सहारनपुर में आखिर तक 3 कैंडिडेट जो है वो तैयार नहीं हुए लड़ने के लिए। आशू मलिक को अपने भाई को लड़ना पड़ा और पिछली बार समाजवादी पार्टी को वहां 10,000 वोट मिला था। तो ये और बसपा प्रत्याशी कुछ 100 वोट से 1,000-1,200 वोट से हार गया थे मेयर का चुनाव, जब इमरान मसूद ने कांग्रेस से वालिया को लड़ा के 70,000 वोट लिए। देखिए ऐसा है ना कि पिछले गणित बहुत माने रखते हैं। तो सहारनपुर, मेरठ, झांसी में बसपा बहुत अच्छी पोजीशन में है और समाजवादी पार्टी अभी आज की डेट में भी झांसी में कुछ नहीं कर पा रही। आगरा में बसपा बेहतरीन पोजीशन में है, समाजवादी पार्टी वहां जाटो कैंडिडेट देने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी आपके अलीगढ़ में ठीक पोजीशन में, लेकिन अलीगढ़ भाजपा जीतेगी। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी सेकंड पे रहेगी, बसपा तीसरे पे जाएगी। वाराणसी की सीट और गोरखपुर की सीट और कानपुर सीट पे बसपा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे, उसी तरह जैसे मेरठ का समाजवादी पार्टी का टिकट बसपा के लिए फायदेमंद होगा। तो ये, और यहाँ पे आप फिरोजाबाद में चूंकि वो जो समाजवादी पार्टी की वो कैंडिडेट हैं जो MIM से लड़ी थी, सेकंड आई थी, उनको वो लेके गए हैं। वहां बहुजन समाज पार्टी पिछली बार भी अच्छा नहीं कर पाई थी, इस बार भी अच्छा नहीं कर पाएगी। मथुरा में इस बार फिरोजाबाद तो इंटरेस्टिंग है ना कासिम साहब, वो AM मतलब असदुद्दीन ओवैसी की जो कैंडिडेट थी उनकी वजह से हार गई थी सपा, और सपा इस बार उनको ले गई, उन्हीं को लेके सपा में गए। सपा की कैंडिडेट वही महिला है जो MIM से लड़ी थी। तो फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल के आने के बाद मजबूत है। आप जब आते हैं शाहजहांपुर में, समाजवादी पार्टी जीतती में उसका कैंडिडेट ही जीतता, वही महिला जो वहां से लड़ रही थी, उनकी आपके जो वर्मा है जी हैं, उनकी बहू, वो कद्दावर नेता थे, 4 बार के विधायक थे, मंत्री थे, 1 बार सांसद थे, राममूर्ति वर्मा। तो वो भारतीय जनता पार्टी में चलेगी। लेकिन जब वो नगर पालिका थी तो वहां से मुस्लिम चेयरमैन होता था शाहजहांपुर से। तो
तो ऐसे में बसपा के साथ जब मुस्लिम कैंडिडेट है शाहजहांपुर में अच्छा करेगा। जो बात कुमार भाई कह रहे थे, 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने की कगार पे हार भी सकती है, लेकिन उसमें तो 2 मेरठ और सहारनपुर, यहां समाजवादी पार्टी के दोनों कैंडिडेट, दोनों विधायक हैं, लेकिन दोनों अभी भी लड़ाई में नहीं आ पाए। और बहुजन समाज पार्टी बाकी सीटों पे, लखनऊ में उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, मथुरा में तीसरे नंबर पे ही रहेगी, सेकंड पे नहीं आ पाएगी, प्रयागराज में तीसरे पे रहेगी, सेकंड पे नहीं आ पाएगी, वाराणसी में समाजवादी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है उनका मांझी, कानपुर में उनका निषाद समाजवादी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है, और गोरखपुर का अग्रवाल उनका समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये मैं इस चीज को 2022 की गिनती के दिन से नीरज जी ये बात कह रहा हूं, अब अखिलेश यादव के साथ वो पोजीशन मुसलमानों की नहीं है जो हुआ करती थी। ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। 22 के चुनाव में मुसलमानों ने जो दमखम से दिया अखिलेश यादव का, आप देख लिए एटा में मुस्लिम लड़ाती है समाजवादी पार्टी, वहां से निर्दल यादव लड़ता है और समाजवादी पार्टी का मुसलमान हारता है। ये जो मैसेज है ना कि यादव मुसलमान को वोट नहीं करता अगर यादव कैंडिडेट आ जाता है, ये अखिलेश को बहुत भारी पड़ रहा है और ऐसी सीटों पे अखिलेश के लिए नुकसानदेह है। मैं बार बार कहता हूं कि पश्चिम में यादव नहीं है, ऐसी स्थिति में जाटों के साथ जाना मुसलमान ज्यादा पसंद करता है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जाता। बसपा का वोट चूंकि उसको ट्रांसफर होता है, उसको लगता है कि हम बसपा का वोट लेके अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट के लिए भागता है, उसके लिए वो शर्तें पूरी करता है जो मायावती की होंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं कि इस बार मेयर के चुनाव में मायावती ने कई सीटों पे अपनी उस शर्त को तोड़ दिया है, और उन्होंने प्रत्याशियों ने मुझे खुद बताया है कि मैं सिर्फ नमस्ते और प्रणाम करके टिकट लेके चले आया हूं, वो शर्तें हमारे ऊपर लागू नहीं हुई है, जिसमें एक प्रयागराज है और एक क्या कहते हैं आपके अयोध्या की सीट है, जहां पर सिर्फ नमस्कार से टिकट हो गया, बाकी तो मायावती की अपनी स्ट्रेटजी है, उसके अलावा वहां से टिकट किसी को मिलने की कोई संभावना रहती नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसा पिछली बार था 2 सीटों में बसपा जीती थी, इस बार कम से कम 2 से 3 सीटें जीतेगी और 2 सीटों पे वो सेकंड आएगी। समाजवादी पार्टी पिछली बार भी कहीं नहीं थी मेयर के चुनाव में, इस बार भी समाजवादी पार्टी मेयर के चुनाव में कम से कम अभी तक लड़ाई में आती हुई किसी सीट पे फिरोजाबाद के अलावा दिखाई नहीं दे रही है। नीरज कासिम सर, आपने तो नहीं कहते हुए अपने पत्ते तो खोल ही दिए कि एटलीस्ट 2 से 3 सीट बसपा को आप दे रहे हैं मेयर चुनाव में। कबूल भाई, मैं आपके पास में आता हूं, यही सवाल आपसे है, थोड़ा एक सवाल ऐड ऑन करता हूं इसमें। हमने सपा जो पिछले 6 महीने से कह लें या विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो रामचरितमानस चौपाई विवाद, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जिसके निशाने पर सवर्ण वोटर्स थे, खास करके ब्राह्मण तबका, 4 ब्राह्मण कैंडिडेट दे देती है जब वो मेयर के चुनाव की बारी आती है। मायावती जो ये कहती थी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कि मुस्लिम हमारे साथ आते तो हम गेम पलट जाता, लेकिन मुस्लिमों ने हमारा साथ नहीं दिया, वो 11 मुस्लिम कैंडिडेट दे देती हैं। तो आखिर में ये रणनीति क्या है? क्या ये दोनों लोग अपने 2024 की सियासत को लेकर चाले चल रहे हैं? क्योंकि एक तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग, अगर सपा की आप लिस्ट को देखेंगे तो जैसे लगता है कि वो जनसंख्या को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, अगर ब्राह्मण वाला फैक्टर माइनस कर दे तो वो काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग वाली उनकी लिस्ट है। और वहीं बसपा की लिस्ट माइनॉरिटी डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड लिस्ट है, जो 17 में 11 की संख्या है। तो ये क्या 2024 को लेकर इन लोगों के टारगेट में निकाय चुनाव नहीं बल्कि 2024 है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि आप कितनी सीट दे रहे हैं मायावती को इस बार के मेयर चुनाव में? रमेश भाई, आपका पहला सवाल है, ये बात सच है कि मेयर चुनाव के जरिए 2024 के सियासी समीकरण साधने की कवायद हो रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसे 2024 के चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और ये खास तौर से जो 11 खास तौर से 17 सीटें हैं नगर निगम की, निश्चित तौर पे 17 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। इन शहरी सीटों पे इसमें कोई शक नहीं है कि शहरी सीटों पे भाजपा का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, चाहे वो सत्ता में रही हो तब भी और विपक्ष में रही हो तब भी, क्योंकि जो शहरी सीटों का जाति समीकरण है उस लिहाज से हमेशा बीजेपी बेहतर करती रही है। और इस बार अगर देखेंगे तीनों पार्टियों के जो कैंडिडेट की लिस्ट, अगर उसके जरिए हम अगर उनके मकसद को समझें, उनके सियासी समीकरण को समझें, तो एक बात तो साफ नजर आती है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से 17 सीटों में 11 सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, 3 सीटों पे ओबीसी दिए हैं, 2 पे दलित दिए हैं, 1 पे वैश्य समुदाय दिया है,
तो बसपा का मंशा एकदम साफ है कि बसपा किन वोटों को साधने की कवायद कर रही है। बसपा के एजेंडे में साफ है कि मुस्लिम वोट उनकी प्रायोरिटी पे है। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर लिस्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो सवर्ण वोटों पे किया है। उनके जो कैंडिडेट हैं वो सवर्ण हैं और शहरी इलाकों के लिहाज से उन्होंने उसी तरीके के जो सीटें जहां जिसके लिए सुरक्षित थी और जिसके लिए आरक्षित थी उन्हीं सीटों पे वैसे ही कैंडिडेट उतारे गए। अगर कहीं जनरल सीट थी तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जनरल कैंडिडेट उतारे हैं। ज्यादातर अगर उनके देखें तो वैश्य समुदाय पे सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी ने किया है और निश्चित तौर पे शहरों में अगर देखें तो वैश्य वोटर बहुत बड़ी संख्या में है। दूसरे पे ब्राह्मणों को फोकस किया है, ब्राह्मण भी हैं। कायस्थ वोटों को फोकस किया है, वो भी हैं। फिर उसके बाद जो ओबीसी वोटर है या दलित सुरक्षित सीटें हैं वहां पे उन्होंने उस तरह प्रयोग किया है। समाजवादी पार्टी की अगर हम सीटों को देखें तो समाजवादी पार्टी ने इस बार क्योंकि वो शहरी सीटों पे एक कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए तमाम सीटों पे उन्होंने जो 4 खासतौर से ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे। इसके अलावा जो है कायस्थ कैंडिडेट जैसे प्रयागराज जैसी जिसको कायस्थ की राजधानी कहा जाता है वहां पे कायस्थ कैंडिडेट का देना बहुत महत्वपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी वहां कायस्थ कैंडिडेट को मेयर बनाने में पहले सफल भी रही है। 2000 में या 1995 2000 के आसपास में है मुझे लगता है। वहां से जो केपी श्रीवास्तव हुआ करते थे, जो केपी ट्रस्ट हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के कायस्थों का सबसे बड़ा ट्रस्ट माना जाता है। और अगर देखा जाए तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने अगर कायस्थ कैंडिडेट उतारा है। कानपुर जैसी सीट पे उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के जरिए कवायद कर रही थी। इसी तरह से लखनऊ में आप देखें तो लखनऊ में भी वही काम किया जब भारतीय जनता पार्टी के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट दांव खेला है। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। बहुत सारी जनरल सीटों पे गोरखपुर जैसी मतलब बहुत सारी जनरल सीटों पे उन्होंने खासतौर गोरखपुर की बात करें तो वहां पे उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट उतारे हैं। कई ऐसी सीटों पे उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट उतार के एक तरह से समीकरण साधने की कवायद की है। गोरखपुर में निषाद को टिकट दिया है वहां कादिर निषाद को। ऐसी और भी सीटें हैं अगर हम देखें तो वहां पे इस तरह की कवायद जो है समाजवादी पार्टी ने की है। दरअसल समाजवादी पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है कि हमें किस तरह जाना है। वो जान रहे कि अगर शहरी सीटों में अगर उसने वैश्य और ब्राह्मण कायस्थ इनको इग्नोर किया तो उत्तर प्रदेश में वो सरवाइव करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और खासतौर से मेयर के चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी के जो मेयर कैंडिडेट हैं उसमें अगर 2-3 सीटें की अगर देख लें थोड़ा सा जैसे गाजियाबाद है, इसके अलावा शाहजहांपुर में थोड़ा सा किरकिरी हो गई है, बरेली, इस तरह से थोड़ी सी अगर क्रिकेट ना होती तो बहुत सारी सीटों पे बहुत सोच समझ के कैंडिडेट उतारे गए हैं। जैसे मेरठ सीट की हम बात करें तो मेरठ सीट में एकदम समाजवादी पार्टी ने एक अलग दांव खेला और अतुल प्रधान जैसे मतलब जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहां से अतुल प्रधान को उतार देना, आपकी पत्नी को उतार देना, गुर्जर वोटों को साधने के लिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन समाजवाद अगर देखें तो इस तरह से एक कोशिश जो है कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है जहां पे बसपा ने मुस्लिमों पर फोकस किया है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक को समण को साधते हुए वैश्य ब्राह्मण कायस्थ को साधे रखते हुए वो दलित ओबीसी का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। तो समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम कोर वोट बैंक को साधते हुए अति पिछड़े वोटों पे ओबीसी वोटों पर फोकस करते हुए जो है सवर्ण वोटों को भी साधने की एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब मुझे दिखता है क्योंकि समाजवादी पार्टी या तमाम पार्टियां एक बात साफ झलकती है कि आने वाले चुनाव में भविष्य की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसके इस चुनाव के मेयर चुनाव के कैंडिडेटों के जरिए साफ हो रहा है। सबके राजनीतिक एजेंडे साफ झलक रहे हैं। अब बात आती है कि मेयर चुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा। ये बात कहना थोड़ा सा अभी मेरे लिए जल्दबाजी होगी कितनी सीटें कौन जीत रहा है। लेकिन अगर हम कुछ सीटों का समीकरण पे हम बात करते हैं अमीश भाई 1 मिनट में कि एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश की 4 सीटें हैं, अलीगढ़, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद। ये 4 सीटों पे सपा बसपा दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इसमें से अलीगढ़ एक ऐसी सीट रही है जहां पे बहुजन समाज पार्टी पिछली बार जीतने में सफल रही है। इस बार दूसरे सलमान साहिद को उतारा गया है, बसपा ने उतारा है। तो समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक जमरुल्लाह को उतार दिया है। तो वहां पे और दोनों बड़े कद्दावर बड़े नेता हैं और मुझे लगता है एक सियासी टकराव की स्थिति वहां हो सकती है। अब बात आती है सहारनपुर की। सहारनपुर में इमरान मसूद के भाई की जो कजिन है, उनकी समधन है, उनकी भाभी भी हैं
खतीजा को टिकट दिया है। खतीजा अपर क्लास से आती हैं, लेकिन वो उनकी जो इमरान मसूद अपर क्लास से आते हैं, सवर्ण समुदाय से आते हैं, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी ने जो है वो आसू मलिक के भाई को टिकट प्रत्याशी बनाया है। और मैं बहुत पहले से, अगर आपको याद होगा अमीश भाई और नीरज भाई, तो मैंने एक बात बहुत पहले कह दी थी कि समाजवादी पार्टी इस बार मेयर के चुनाव में कम से कम 10 टिकट देने जा रही है। और मैंने उनका सीट का बाकायदा बताया था, लगभग वो तमाम सीटें जस की तस दिख रही है। उसमें से मुझे कानपुर सीट पे थोड़ा सा वो दिखा, मेरी सोच में गलत, मेरी प्रेडिक्शन में गलत संभव वो हुआ है। बाकी सीटों में जस की तस स्थितियां बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर में जो कैंडिडेट उतारा है, सहारनपुर के समीकरण अब पिछली बार की तरह नहीं है कि जहां पे पिछली बार बसपा बहुत मामूली से वोटों से हार गई थी। इस बार परसीमन में खास तौर से सहारनपुर देहात जो विधानसभा जहां से आसू मलिक खुद मौजूद समय में विधायक हैं, उस सीट का बहुत हिस्सा जुड़ा है। वहां की जाति समीकरण के लिहाज से सहारनपुर में जो तेली वोट है, खासतौर जिस बिरादरी से आसू मलिक आते हैं, उसकी बड़ी संख्या में मतदाता हैं। और मुझे लगता है कि वो कहीं अगर जाति वोटों में बटा, क्योंकि दोनों नेता वहां की राजनीति में बड़े वो हैं, अगर कहीं मुस्लिम के बजाय मुस्लिम वोटों का कास्ट बेस्ड पैटर्न पे वोटिंग हुई तो दोनों वहां ना समाजवादी पार्टी के हक में लाभ होगा और न ही बसपा के, और वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ और सबसे मुफीद सीट साबित हो सकती है ये चीज। क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार वहां वहां के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका अपना आधार बहुत है, उनकी लोकप्रियता, पिछली बार भी वो टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये। दूसरी चीज, अब आप आ जाइए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और बसपा ने भी उतारा है। सपा ने उस कैंडिडेट को उतारा है जो पिछली बार नंबर 2 की पोजीशन में रही है, और इस बार जो है बसपा ने जो बसपा के नेताओं की पत्नी को उतारा है। तो मुझे लगता है, और जिस सीट पे फिरोजाबाद में सपा ने दिया है, उनके पति आज भी बसपा में, सबसे बड़ी बात है उनके पति जो है बसपा के नेता रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहां पे जो है फिरोजाबाद में यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर वाकई एकजुट रहा तो वो सीट, और शिवपाल यादव अगर वहां पे थोड़ा मेहनत करते हैं तो वो सीट समाजवादी पार्टी के लिए सेफ हो सकती है। और वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वहां मौजूदा अपने मेयर का टिकट काट के दूसरे मेयर राठौर को, अर्चना राठौर को टिकट दिया है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बचाना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है। अब मुरादाबाद सीट है। मुरादाबाद एक ऐसी सीट है जहां पे सपा और बसपा कांग्रेस तीनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इन मुरादाबाद सीट के तीनों कैंडिडेट उतारे हैं, तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूत है। मुझे लगता है बसपा से ज्यादा मजबूत स्थिति में वहां कांग्रेस के कैंडिडेट है। पिछली बार उस सीट पे कांग्रेस कैंडिडेट ने भी 80 से 80 हजार करीब हजार वोट हासिल करने में सफल रहे थे, रिजवान। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, और इस बार वो असेंबली में भी टिकट में चुनाव लड़े थे लेकिन वो असर नहीं दिखा सके। तो मुझे लगता है कि उस सीट पे एक टकराव बनेगी और भारतीय जनता पार्टी, जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है मुरादाबाद जैसी सीट, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावनाएं मुझे ज्यादा लिख रही हैं। बसपा भी वहां बहुत ज्यादा असर साबित करने वाली नहीं दिख रही। मेरठ सीट पे हम बात करते हैं। मेरठ सीट में अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे बसपा ने वहां सपा ने गुजर कैंडिडेट दिया है, बसपा ने वहां पे हसमत अली को दिया है जो तेली बिरादरी से आते हैं। लेकिन वहां कांग्रेस ने भी एक कुरैशी कैंडिडेट को दिया, नसीम कुरैशी को, जो बहुत दिन से जुड़े रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पे अगर जातियों का वोट देखा जाए तो सहारनपुर में भी, मेरठ में भी ये बहुत बड़ी जाति टकराव मुसलमानों के बीच दिख सकती है, वोटों का बिखराव दिख सकता है। और ऐसे में अगर कहीं अतुल प्रधान के पक्ष में, मैंने देखा अतुल प्रधान जब वो खासतौर से सरधना से भी चुनाव लड़ते थे तो सरधना में भी मुसलमानों का एक पक्ष अतुल प्रधान को वोटिंग करता रहा है। अगर उस तरह से अतुल प्रधान साधने में सफल रहे तो मुझे लगता है आसान हो सकती है। लेकिन एक उनके लिए राह में एक मुश्किल है कि क्या जो मौजूदा वहां के विधायक सदर से हैं रफीक अंसारी, वो क्या ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ छुटे हुए हैं, या अतुल प्रधान कितना मुस्लिम वोट खींचने में सफल रहते हैं हसमत अली और नसीम कुरैशी के रहते हुए, ये एक बड़ी चुनौती है। और वो सीट जो बसपा सबसे सेफ सीट को अपनी मान रही थी, वो सीट भी एक तरह से फंसी हुई दिख रही मुझे मेरठ, जो पिछली बार जीतने की स्थिति में थी। इसके अलावा हम बात करें लखनऊ जैसी सीट को, जहां पे सपा और बीजेपी दोनों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे थे। अगर वहां पे बसपा के पास बहुत अच्छा मौका था मुस्लिम कैंडिडेट के जरिए जीतने का, लेकिन बसपा ने ऐसे कैंडिडेट को दिया है
जो उस तरह के प्रभावी नहीं। अगर वहां पे कोई सिया मुस्लिम वोट अगर कैंडिडेट भारतीय बसपा बनाती तो बड़ी संख्या में सिया मतदाता हैं जो अभी कशमकश की स्थिति में हैं, लेकिन वो वोट अगर हासिल हो सकता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां कैंडिडेट उतारा, लेकिन समाजवादी पार्टी कैंडिडेट भी भले वो ब्राह्मण समुदाय से हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है ब्राह्मणों के बीच में उस तरह का नहीं है। वो बहुत एलीट क्लास जो जर्नलिस्ट नहीं है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, उनके पति दैनिक जागरण में रहे हैं, वे खुद जागरण में रही हैं, उनके पति दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं और सामाजिक उसमें से जुड़े रहे हैं। लेकिन वो एलीट क्लास जो बौद्धिक तबका है लखनऊ का, उनके बीच में तो उनका असर है, उनका प्रभाव है, लेकिन आम जनता के बीच में नहीं है। इसी तरह से जो बसपा के कैंडिडेट हैं शकील, उनका मतलब उनकी पत्नी लड़ रही हैं शाहीन बानो, उनका उस तरह का असर नहीं है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ा सकता है। वो बसपा जैसे अभी सैयद कासिम भाई कह रहे थे, मुझे लगता है वो प्रयागराज की स्थिति एकदम क्लियर है। वहां लड़ाई सपा बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई है और दोनों एक वोट बैंक पे फाइट कर रहे हैं। वहां मुस्लिम मतदाता, मुझे लगता है ऐसी स्थिति में जो अतीत की घटना के बाद मुस्लिम मतदाताओं का रुख है, वो रुख किस तरफ होगा ये अभी देखना होगा। अभी वहां का मुस्लिम मतदाता बहुत साइलेंट मोड में है। वही सलीम शेरवानी जो वहां के हैं, जिनके ऊपर ये लगता है कि कभी अतीक को राजनीतिक संरक्षण देने का, वो भी वहीं से हैं। अगर वो भी इस वक्त समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, वो वहां पे एक क्लीन इमेज की छवि के हैं, अगर वो थोड़ा सा असर करते हैं तो वहां पे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ अगर मुस्लिम वोट झुकता है तो कायस्थ मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को उस सीट पे बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभिलाषा गुप्ता को टिकट न देना एक चीज, दूसरी तरफ नंदी के विरोधी जो नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं उनको भाजपा में शामिल कराना, फिर नंदी का नाराज होना, नंदी का गायब रहना, आज से उन्होंने चुनाव में फिर से सक्रिय होना। मुझे लगता है प्रयागराज के जो समीकरण है उसमें एक अलग तरह का ट्विस्ट आ रहा है, एक अलग तरह का खेल दिख रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ की बात हो चुकी, फिरोजाबाद की, मथुरा का एकदम क्लियर कट है, मथुरा में भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं रोक सकता है। अयोध्या की स्थिति थोड़ी सी अलग तरीके की है। अयोध्या में स्थिति ये है अमीश भाई कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, सपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, एक मजबूत अपने नेता के बेटे को उतारा है, लेकिन बसपा ने वहां पे यादव कैंडिडेट उतार के वहां के मुकाबले को रोचक बना दिया है और अयोध्या में भाजपा की राह को बसपा ने आसान बना दिया है। और अगर दलित यादवों के अंदर भी यूनिटी दिखती है, हमेशा बसपा ने इस तरह का प्रयोग करती रही है और प्रयोग करके रमाकांत हो, उमाकांत हो, तमाम यादव नेता कब हमेशा बसपा के टिकट पे सांसद बनते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का वहां पे अयोध्या में उतारा गया है कैंडिडेट राम मूर्ति यादव, वो कितना प्रभावित कर पाते हैं यादवों के बीच में, क्या यादवों को जोड़ने में। उधर जो है जयराम पांडे के बेटे, अगर वो ब्राह्मणों को वोट साधने में हो सकते हैं तो अयोध्या का मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। और जिस तरह का जिला पंचायत के चुनाव नतीजे रहे हैं, मुझे लगता है उस तरह के नतीजे नजर आए तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात आप ये आगरा और झांसी 2 सीटें हैं जहां पे बसपा सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में बात की जाती रही है, लेकिन दोनों सीटें सुरक्षित हैं। सुरक्षित होने की वजह से आगरा की फाइट से बसपा बाहर होती दिख रही है मेरे लिहाज से। वहां लड़ाई सपा बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई बनती दिख रही है। झांसी में जरूर मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन वहां पे भी मुकाबला काफी रोचक है। समाजवादी पार्टी ने उस सीट पे अपने मौजूदा जिसको पहले घोषित किया था उसके टिकट को बदला है। तो मुझे लगता है एक कशमकश की स्थिति। शाहजहांपुर के चुनाव, वहां पे बीजेपी बनाम बसपा हो गया है, सपा उस लड़ाई से अब पूरी तरह से बाहर हो गई है। बरेली में भी लड़ाई मुझे लगता है कहीं बसपा बनाम जो है वो कांग्रेस बीजेपी की हो सकती है और वहां से यूसुफ खान को टिकट देना मायावती का दांव मुझे लगता है ठीक है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हारी, तो मौजूदा मेयर को ही वहां जो है कैंडिडेट बनाया है मायावती ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो कुछ चुनिंदा कैंडिडेट उतारे गए हैं उत्तर प्रदेश में और उनको रिपीट किया गया है, उसमें से एक है ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, उनका अपना सियासी आधार है, वहां की आर्थिक रूप से काफी संपन्न है और उनकी अपनी मुसलमानों के बीच में काफी पकड़ है, वो बसपा से भी चुनाव लड़ते रहे हैं। तो मुझे लगता है उस बरेली के सीट पे बसपा के लिए और सपा के लिए बहुत कम चांसेस हैं भारतीय जनता के पार्टी के मुकाबले में। ऐसे ही बनारस की सीट में मैं कोई वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान सीट है। तो मुझे लगता है क्योंकि वहां पे सारे कैंडिडेट ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं, सपा बीजेपी कांग्रेस तीनों ने ब्राह्मण दांव खेले हैं और ऐसे में
सहारनपुर वहां की सीट, काशी बनारस मोदी के जी का प्रभाव है, अपना कैडर मौजूद है, तो मुझे लगता है इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। तो ये जी उत्तर प्रदेश की हर सीट के मुझे गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा अपने कैंडिडेट को घोषित करके फिर बदला है। ये चीज एक सपा की रणनीति में लगातार मुझे कमी दिख रही है, 2022 में भी जी दिखी है और इस मेयर के चुनाव में भी दिख रही है। इससे पता चलता है कि सपा जो है अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन में जो एक जी काम करने की बात होती है वो नहीं कर पाती है, और इस वजह से वो आइन टाइम पे नॉमिनेशन से पहले इस तरह की हर सीट पे थोड़ा सा अंतरकलह की स्थिति जरूर पैदा करती है। और हर ये मुझे लगता है हालांकि ये अंतरकलह तो कबूल भाई मैं समाजवादी हाँ पार्टी जी के जी 17 सीटों में से 5 सीटों पे ये स्थिति बनी है, और इस तरह की, और अभी नगर हम पालिका की बात करेंगे आगे वाले चरण में, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथ एक कशमकश की स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुल मिला के ये देखा जाए तो मैं अगर बात करूं 17 सीटों में से, तो 17 सीटों में से एक सीट जो है वो फिरोजाबाद सीट सपा के खाते में जा सकती है। बसपा जी किस सीट पे करिश्मा दिखाएगी, मुझे नहीं लगता है कोई सीट पे बहुत करिश्मा साबित कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 17 से 16 सीटें जीतने की स्थिति में खड़ी नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि हर सीटों पे एक टकराव की चलिए, स्थिति तो दिखेगी, एक खैर बड़े आपने मुकाबले बच से। बचा के कबूल भाई एक बात तो कही दी कि बसपा शून्य भी हो सकती है। हम लोग कुमार अभिषेक जी से भी एक टिप्पणी इस पूरे पर मामले लेते को अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ देखते हैं। लेकिन कुमार सर, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा अपनी बात में कि राजनीति कुल मिला जुला के परसेप्शन का खेल है, और लोग मतदाता चूंकि शहरी मतदाता हैं तो ये देखेंगे कि वो परसेप्शन समझने में भी कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का क्या परसेप्शन है। अब परसेप्शन की बात अगर हम करें तो बसपा ने 17 सीट में 11 दे दिए मुस्लिमों को। वहीं समाजवादी पार्टी की सीट का हम परसेप्शन देखेंगे तो अलग अलग जाति का वो एक रेनबो बनाते नजर आ रही है। तो एक जो लगातार कैंपेन कर रही है सपा बसपा को लेकर या अन्य विपक्षी दल, अभी मायावती ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया था बिहार के एक राजपूत नेता को जेल से निकलने पर, तो उसको लेकर जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी वो मायावती को क्रिटिसाइज कर रही थी कि ये फिर विपक्षी एकता को चोट पहुंचा रही है। तो बसपा जो सपा जो एक लगातार कैंपेन कर रही है कि बसपा हमेशा वैसे कैंडिडेट देती है जो बीजेपी को हराने के बजाय इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो सपा के कैंडिडेट को हराएं। तो 17 में 11 सीट मुस्लिमों को देकर मायावती तो ये बात साबित भी तो कर रही है ना, क्योंकि 2017 में मायावती ने सिर्फ 2 मुस्लिमों को टिकट दिया था। उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से भी ये बात जस्टिफाई नहीं होती है कि आप 17 में 11 सीट मुस्लिमों को दे दें। तो आखिर में ये परसेप्शन के वॉर में तो मायावती फिर एक उस कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है कि वो बस सपा को वीक करना चाहती हैं। तो मुसलमान कैसे भरोसा करेगा? और इसके साथ साथ इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि कितनी सीटें किसको दे रहे हैं आप? देखिए अमीश, पहले मैं आपके इसी सवाल का जवाब देता हूँ कि कितनी सीटें किसको दे रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से मैं सीटों की गिनती तो नहीं कर सकता कि कौन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। ये तो प्रेडिक्ट करना एक तो सही नहीं है, और दूसरा मैं शायद इस स्तर पर अभी नहीं हूं कि मैं ये बता पाऊं कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी इन तीनों दलों में सबसे मजबूत स्थिति में, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही है। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि मायावती अपना खेल बनाने से ज्यादा सपा की खेल बिगाड़ने में उनकी ज्यादा रुचि है, क्योंकि अगर सपा का खेल नहीं बिगड़ेगा तो आने वाले वक्त में मायावती का खेल नहीं बनेगा। अगर ये दोनों एक साथ जाने की सोचे तब तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन सबको मालूम है कि बीजेपी ने अपना एक स्पेस पकड़ के रख लिया है, उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ होने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही। 40 से 50% जो वोटर हैं वो बीजेपी के पास इस वक्त मौजूद हैं। मायावती के पास 12-13% का वोट है, और मायावती यही चाहती है कि ये 13% और 36%, 49% का जो एक ब्लॉक है, उस 49% में वो मेजॉरिटी कैसे अपने पास रखें, वो 20-25 के पास कैसे पहुंचे, और तब अखिलेश यादव उनके आसपास या उनके नीचे कैसे आए। मुझे खेल ये दिखाई देता है। अब रही बात जो आपने बात कही, तीनों अलग अलग परसेप्शन से, तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन से लड़ रहे हैं, तो देखिए मेरा मानना यह है कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है वो लॉ एंड ऑर्डर है,
और लॉ एंड ऑर्डर को मैं इसलिए नंबर 1 पर इसलिए मानता हूं क्योंकि 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने अगर डिसिसिव लीड ली तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही लॉ एंड ऑर्डर। बाकी तमाम चीजें, लाभार्थी, ये तमाम चीजें ये हैं। समाजवादी पार्टी अपने उस रेनबो को बनाने की बात कर रही है कि भैया वो यादव मुस्लिम की पार्टी नहीं है, वो एक समग्र ऐसी पार्टी है जो ओबीसी को और अति पिछड़ी को लेकर के चल रही है। मायावती का अपना नैरेटिव है कि वो इस बार हर हाल में इतना अग्रेसिव मुस्लिम दलित पॉलिटिक्स कर रही है कि उनको अपने वोट बैंक को, वोट शेयर को कंसोलिडेट करना है और उनको ये दिखाना है कि भाई जो हमारा वोट है और जो एक खास एंटी बीजेपी वोट है वो ऐसा जुड़े कि उनका एक बड़ा ब्लॉक बन जाए और उसके जरिए वो अपने आगे की सियासत को साध सके। देखिए, इन तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव मुझे दिखता है, यादव और दलित और मुस्लिम का नैरेटिव बना रही है, लेकिन ये जमीन पर कितना बनेगा ये कहना मुश्किल है। मुझे सबसे जो कमजोर नैरेटिव ये दिखता है। दूसरा, अखिलेश यादव का सिक्का वहां चलता हुआ मुझे दिख रहा है जहां उन्होंने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, जहां उनका अपना प्रभाव वर्ग बहुत मजबूत है। जैसा फिरोजाबाद की बात उन्होंने कह दी, जैसे मैं भी अभी प्रयागराज, हम अतीक वाले में रह करके आए हैं, मुसलमानों का मूड हमने देखा है। मुझे लग रहा है कि बसपा के कैंडिडेट होने के बावजूद लोग सपा की तरफ वहां पर मुस्लिम इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी सपा ने जो प्रयोग किया है कि उनका अपना वोट बैंक प्लस वहां कायस्थ एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो शायद वो इस बार बीजेपी को वहां हराने में सक्षम हो सकता है, जिसकी चर्चा अभी कबूल भाई कर रहे थे। लेकिन इन दोनों नैरेटिव पर अतीक अहमद का पूरा प्रकरण, उमेश पाल मर्डर कांड के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने अग्रेसिव पोस्चरिंग की है पॉलिटिकली, और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता खास करके योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पर रख लिया है और लेकर के वो घूम रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा नैरेटिव सेट करने वाला है। और मुझे लगता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो जातियां और कॉम्बिनेशन पीछे छूट जाते हैं। जब कोई एक मुद्दा सबसे बड़ा हो जाता है, उस स्थिति में तमाम समीकरण धराशायी हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इस पूरे अतीक अहमद कांड में मिट्टी में मिला दूंगा ये वाला जो नैरेटिव है, ये सबसे प्रभावी और सबसे हावी है। और मुझे लगता है कि इसी के आधार पर ये चुनाव तय होने जा रहे हैं। लेकिन मैं, माफ कीजिएगा, मैं शायद आपके दूसरे सवाल का आंसर नहीं दे पाऊंगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही जी। बिल्कुल, अतीक अहमद इस चुनाव पर असर डालेगा, ठीक चुनावों से पहले हुआ, ये तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन कासिम साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूँ यही इस मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर। तो अभी हमने एक शब्द पर चर्चा की, परसेप्शन। तो अगर इस शब्द के एक दूसरे पहलू पर मैं जाऊं कि नीतीश कुमार पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने की एक मुहिम शुरू करते हैं, और जब वो यूपी में आते हैं तो वो अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखते हैं। मायावती तो एक बयान देकर और दूर चली जाती हैं। यानी परसेप्शन ये कि अगर देश भर में भी बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा खुल रहा है तो यूपी में उस मोर्चे की अगुवाई जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। बाहर के लोग भी आकर यूपी में अखिलेश यादव में ही वो विपक्ष ढूंढ रहे हैं जो बीजेपी को हरा सकता है। तो ये परसेप्शन तो अखिलेश यादव को, ये जो पूरा ताना बाना है, ये तो अखिलेश यादव को जाहिर तौर पर मुख्य विपक्षी दल बना देता है, नंबर 2 बना देता है। और अगर मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराने के लिए ही वोट कर रहा है तो उसके लिए तो फिर अखिलेश यादव एक ज्यादा माकूल ऑप्शन बन जाते हैं, विकल्प बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज जी। अब एक सवाल ये है ना कि जैसे जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने साथ कुछ लेके नहीं आ रहे। जैसे नीतीश कुमार आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, अपने साथ क्या ला रहे हैं? ममता आएंगी, अपने साथ क्या लाएंगी? या कासिम साहब, एक छोटी सी बात कि हालांकि 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन साल 2004 में शिमला अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का बीजेपी के खिलाफ शाइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था। पूरा देश कह रहा था कि बीजेपी की बल्ले बल्ले टाइप था। कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, एनसीपी, ऐसी पार्टी, वाम दल, इन पार्टियों को अपने साथ जोड़ा जिसका किसी का भी दूसरे राज्य में कोई आधार नहीं था। जेएमएम आके क्या करेगा बिहार में, या लालू यादव क्या करेंगे बंगाल में जाकर, और ये यूपीए बना और इसने बीजेपी को हरा दिया, बीजेपी से ज्यादा सीटें ले आया। इसमें बात नीतीश की हो रही है, ममता की हो रही, केसीआर की हो रही। जब कांग्रेस की बात होती तो हाथी के पांव में सबका पांव।
अगर कांग्रेस ये प्रयास कर रही होती तो असरदार था। कांग्रेस को अगर इसका लीड करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी, अभी यूपी में आप देखिएगा तो कांग्रेस लोकसभा में सपा या बसपा के मुकाबले में कांग्रेस को मुसलमान ज्यादा पसंद करेगा, उसको प्रेफरेंस ज्यादा देगा। मैं बार बार कहता रहा हूं, जिस गठबंधन में कांग्रेस होगी वही मुसलमान वोट पाएगा, जिस गठबंधन में कांग्रेस वोट नहीं होगी फिर मुसलमान वोट। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ कोई पहली बार नहीं है मुसलमान, 14, 17, 19, 22 लगातार रहा है, सारे उपचुनाव में रहा है, तो मुसलमान तो उनके साथ रहा है। तो लेकिन रहते जब एक उसके साथ एड ऑन किसको किया जाए, यादव रुकता नहीं, रुकता है तो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं करता, इतना यादव है नहीं जितना दिखाई देता है और कहा जाता है। कुर्मियों में हम और आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन है कि वो ममता उनके साथ है, क्या कहते हैं, मोदी के साथ, अनुप्रिया पटेल मजबूत है, पल्लवी हैं तो वो अखिलेश यादव के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करती, जयंत हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं महसूस करती। जब निकाय के चुनाव में टाउन एरिया के इलेक्शन में, बड़े आप सोचिए टाउन एरिया होता क्या है, टाउन एरिया के टिकट के लिए भी एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, तो उससे ये सब चीजें एक चावल बताता है कि पतीली में क्या पक रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन, और उत्तर प्रदेश में मायावती को माइनस करके गठबंधन तभी कामयाब होगा जब कांग्रेस उस गठबंधन में बड़ी चूज पे लेके आए, तब शायद बहुत अच्छा कर सके। वरना 49% भारतीय जनता पार्टी, उसमें 3% 4% लोग नाराज हो सकते हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 45% पे खड़ी है, और 45% पहुंचने की स्थिति में सारे लोग मिलकर नहीं है जब तक उसमें बसपा को न शामिल किया जाए। वो अलग बात है कि बसपा आएगी कि नहीं आएगी, तो मायावती का अपना तरीका है, मायावती को कैसे मनाया जाए, मायावती को कैसे उन पर भरोसा किया जाए, क्योंकि मायावती पे भरोसा करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। उत्तर प्रदेश में मीडिया क्यों क्या कहता है, नेता क्या कहते हैं, भाई बटने चले, कोई भी आएगा, सबसे बड़ा दल अखिलेश यादव है, 111 विधायक लेके बैठे हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, तो उन्हीं के पास आएगा। अखिलेश यादव वो आदमी है कि जिनका कोई आएगा तो फूल गुलदस्ता देंगे, स्वागत करेंगे। मायावती क्या, तो आने से पहले पूछना पड़ेगा ना कि हम आपसे मिलने आए कि ना आए, तो फोन पे मना कर देंगे, नहीं मैं आज नहीं हूँ, मेरी तबियत नहीं मिलूंगी, तो उनके यहाँ कोई जाएगा कैसे। विपक्षी एकता में आपको जिसके यहाँ जाना है वो तो कम से कम आपका स्वागत करे, आपको पानी दे, गुलदस्ता दे, आपको बैठा दे। मायावती क्या इसकी उम्मीद की नहीं जाती, ना मायावती जाएंगी ना किसी को बुलाएंगी। तो ऐसी स्थिति में मायावती को लेके जो ये बात है कि मायावती क्या कोई क्यों नहीं जाता, तो ये मायावती की जो तरीका है, जैसे हम लोगों ने देखा था जब 19 में गठबंधन हुआ कि एक दिन पहले तक कोई कहानी नहीं थी, उनके जन्मदिन तक वो कह रही थी किसी गठबंधन नहीं करेंगे, और एक फोन कॉल पे गठबंधन हो गया, क्योंकि वहां ना तो उनको विचार करना है, ना पूछना है, ना कोई कमेटी है, ना किसी से मशवरा करना है। ये जो चुनाव हो रहा है, मेयर का चुनाव, इस चुनाव में मुस्लिम वोटों के परसेंटेज से तय हो जाएगा कि मायावती क्या करेंगी। अगर इस चुनाव में मायावती 2 सीटें भी जीत के और 4 सीटों पे सेकंड लग गई या 3 सीटों पे सेकंड लग गई, तो आप ये जान लीजिए कि ये राजनीति आगे बढ़ेगी, फिर इसमें कांग्रेस भी होगी, इसमें राष्ट्रीय लोकदल भी होगी, इसमें पल्लवी पटेल भी होंगी। नीरज जी बिल्कुल, वाकई एक अलग तरह की जी। मैं एक बात, अभी आपने सवाल पूछा था कासिम भाई से, जो 2004 वाला जो फार्मूला था, ये बात सच है कि अगर आप देखेंगे उस वक्त तो जो खासतौर से जिन 5 राज्यों में गठबंधन यूपीए ने किया था, जो शिमला समझौते में हुआ था, अगर उसके से 188 सीटें थी और 188 में से 114 सीटें जो है यूपीए जीतने में सफल था, जिसमें से 56 सीटें तो केवल जो है वो सहयोगी दल जीतने में सफल थे। और उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही हुआ था, उन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खासतौर से उसको महज 74 सीटें मिली थी। वही 5 राज्य थे जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की विदाई के मुख्य कारण बने थे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इस बार अभी कासिम भाई कह रहे थे कि विपक्षी अगर कांग्रेस करती, तो क्या नहीं लगता कि खड़गे जी से मिलने के 12वें दिन अगर नीतीश कुमार आते हैं और विपक्षी एकता के सूत्रधार और उसी मंत्र को लेके आते हैं और उसी तरह की कवायद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं लगता कि यूपी कांग्रेस ने ही मतलब यूपी विपक्षी दलों को एकजुट करने का जिम्मा नीतीश के कंधे में छोड़ दिया है। कांग्रेस खुद करती तो हो सकता है वो अखिलेश यादव के साथ उस तरह से बात करने में उतनी सॉफ्ट नहीं हो पाती, उतना सरल नहीं हो पाती। ममता के साथ वो इतना सॉफ्ट नहीं हो सकती थी, ममता भी उतना आसान तरीके से सरल नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगता है उसमें तीसरे ट्रम्प कार्ड की एंट्री नीतीश कुमार की हुई है। जो चीज कांग्रेस करना चाहती थी वो नीतीश के जरिए कराना चाह रही है, और नीतीश उसी काम को कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए मुफीद हो सके,
और 2004 के फार्मूले पे अगर आप देखेंगे नीरज भाई, तो रायपुर में जो अधिवेशन में जिस बात के लिए सहमति बनी है कांग्रेस की, उसमें यही था कि 2024 में 2004 वाला फार्मूला ही अपनाया जाएगा यूपीए गठबंधन के लिए, और यूपीए के फार्मूले पे बढ़ने की बात कांग्रेस ने कही थी और कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अगर उसे अमली जामा पहनाने में सफल रहते हैं नीतीश कुमार, तो 2024 का चुनाव थोड़ा रोचक हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल सपा है और नीतीश कुमार ने एकदम पहले ही स्पष्ट कर दिया है, जब वो महागठबंधन में इंडिया के बाद महागठबंधन में एंट्री किए थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की लीड करने की जिम्मा समाजवादी पार्टी को देंगे, और वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बना रहे हैं। कासिम भाई एक बात कह रहे थे कि जो लोग आ रहे हैं वो क्या ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें अगर ममता आ रही हैं, केसीआर आ रहे हैं, तो क्या ला रहे हैं ये सवाल हो सकता था, लेकिन नीतीश आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर ला रहे हैं। नीतीश कुमार वही चीज है जो 3% वोटों को लेके बिहार में पिछले 2 दशक से सत्ता की धुरी बने हुए हैं, महज 3% वोटों के साथ, जो उनका खासतौर कुर्मी वोटर है। और अगर वो इसके सूत्रधार बनते हैं तो उत्तर प्रदेश में मैं नहीं कहता हूं बहुत कुछ ला रहे हैं, लेकिन इतना कुछ तो ला ही रहे हैं जो अखिलेश यादव के लिए पूर्वांचल के इलाकों में और खासतौर कुर्मियों के बीच थोड़ा सा संजीवनी साबित हो सकते हैं, थोड़ी सी जान जरूर पड़ सकती है, समाजवादी पार्टी के वोटों में गेन कर सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं करेगा लेकिन उसमें कुछ गेन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो विपक्षी एकता की कवायद है और उसमें जो तमाम अलग अलग पैटर्न से कोशिश हो रही है, उसमें जो सबसे अहम हो रही है, अगर अखिलेश यादव के लिए कोई फायदेमंद साबित हो सकता है तो उसमें सिर्फ नीतीश कुमार ही एक ऐसे ट्रम्प कार्ड है जो साबित हो सकते हैं। और नीतीश कुमार का एकदम साफ कहना है कि हम विपक्षी एकता उसी तरह बनाना चाहते हैं जैसे बिहार में बना, यानी कि कांग्रेस इंक्लूडिंग गठबंधन है, तो इसमें से कांग्रेस अलग नहीं है। तो अगर हम नीतीश के फार्मूले पे बात करें, कांग्रेस को बात न करें तो अलग है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ अगर अलायंस की बात हो रही है तो उसमें कांग्रेस को वो शामिल करके ही बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे बसपा ने पहले ही अपनी राजनीतिक जो है एजेंडा साफ कर दिया है, अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि 2024 में वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे। ऐसे में कौन होगा जो उनसे बात करना चाहेगा, कैसे बात करेगा? और मायावती जब अपनी लाइन खींच चुकी हैं तो अब उसके साथ दूसरे जाना तय। अगर एक कोई विपक्षी एकता बनती है, उसका नेतृत्व जो है उसमें होती है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लीड करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सीधा लड़ाई, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ चुनाव से अब एक पक्ष जो है वो सरकार बनाने के लिए वोट करता है तो एक पक्ष सरकार को हटाने के लिए करता है। अब मुकाबला सीधे 1 to 1 का है, इसमें तीसरे कहीं कोई एंट्री नहीं है, चाहे वो बंगाल हो आपने देखा हो या बिहार देखा हो या उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव दिखा है। और मुझे लगता है 2024 का चुनाव भी कुछ इसी तरीके बन रहा है, कोई थर्ड फ्रंट नहीं, कोई फोर्थ फ्रंट नहीं, सीधा वन वे, एक तरफ जो है सत्ता पर एनडीए होगा, दूसरी तरफ जो है वो विपक्षी एकजुटता होगी जिसमें नीतीश, कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम डीएमके, इस सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है इस तरह के होगी। और ऐसे में मायावती अगर 2024 के 4 की तरह ही कहीं 0 पे ना आउट हो जाए, मुझे शक है, क्योंकि यही एक इलेक्शन जो है वो मायावती की भविष्य का फैसला करने वाला है। और मायावती पंजाब में तो गठबंधन करने की बात कर रही है, अकाली के साथ कर रही है, लेकिन यूपी में गठबंधन करने के लिए अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, वाकई निकाय चुनाव, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बदलाव तो आया है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस, निकाय चुनाव भी हैं जो वो राष्ट्रीय पार्टियों की प्रतिष्ठा का चुनाव बन गए हैं। निकाय चुनावों को लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है और तमाम पार्टियां जो हैं वो उसी शिद्दत के साथ, उसी जोड़ तोड़ के साथ निकाय चुनावों में लगी हुई हैं जिस शिद्दत के साथ वो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में लड़ती हैं। महज पहले दौर की वोटिंग के लिए 10 दिन से भी कम का वक्त रह गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से नामांकन पूरे हो चुके हैं, यानी अब नए जो पार्टियों के अंदर उठापटक थी टिकट लेने के लिए वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन नाराजगियों को किस तरह से दूर करती हैं पार्टियां इन 10 दिनों में वोटिंग से पहले, वो उस पर हमारी नजर रहेगी। अगले 10 दिन बेहद दिलचस्प हैं निकाय चुनावों के लिए। दूसरे दौर की वोटिंग 11 तारीख को होनी है और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो एक तस्वीर, वो
तस्वीर ना सही लेकिन एक रास्ता, एक रोड मैप जरूर दिखाएंगे कि 2024 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर क्या हो सकता है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कबूल अहमद, कुमार अभिषेक, अमीश राय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि हमने YouTube पर यह सवाल पूछा था कि मेयर चुनाव में सबसे ज्यादा सीट कौन जीतेगा। 3 विकल्प थे, बीएसपी, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। तो हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों में से 46% का यह मानना है कि बीएसपी सबसे ज्यादा मेयर की सीट जीतेंगी। दूसरे नंबर पर बीजेपी, 30% लोग कह रहे हैं बीजेपी और 24% लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। तो तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार इस पोल में हिस्सा लेने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।